गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये देखिए आज का हमारा टॉपिक है व्याख्यान विधि, मतलब भाषण विधि, लेक्चर मेथड। ठीक है, शिक्षण में लेक्चर मेथड का क्या यूज है, क्या महत्व है, क्या इसके आवश्यकता है। ठीक है, ये सब इन सब के बारे में जानेंगे, इसके गुण दोष वगैरह सब कुछ। ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें ये क्वेश्चन आया है, सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है और 16 नंबर में आया हुआ है। भाषण, एक उत्तम शिक्षण विधि की क्या विशेषताएं हैं? भाषण विधि के गुण और दोषों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये देखिए, उत्तम विधि की शिक्षण विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे। उत्तम विधि की विशेषताएं देखिए, इससे पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। ठीक है, जो हमारे उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं वो हमें प्राप्त हो सके, ये गुण इसमें होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करें, मतलब सेल्फ स्टडी करने के लिए मोटिवेट करें। छात्रों की तर्क निर्णय तथा विश्लेषण शक्ति का विकास करें। तर्क निर्णय मतलब के अच्छाई बुराई को जानने वाली शक्ति का, और विश्लेषण शक्ति का मतलब के कोई भी टॉपिक है उसको टुकड़ों में तोड़कर जानने की शक्ति का विकास करें। ठीक है, छात्र विषय वस्तु में रुचि लेने लग जाएं। ऐसी होनी चाहिए हमारी जो उत्तम बेस्ट जो हमारी विधि है, टेक्निक है, वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे उसमें पूरा इंटरेस्ट लें। विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन लाए और उनमें अच्छी आदतों का निर्माण करें। ऐसी विधि होनी चाहिए कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। ठीक है, और उनमें अच्छी आदतों का निर्माण करें। विद्यार्थियों को और क्रियाएं और प्रयोग करने में प्रोत्साहन दे, मतलब के एक्टिविटी करने में प्रोत्साहन दे, एक्सपेरिमेंट करने में उनको प्रोत्साहित करें। ये होती है भाई उत्तम विधि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेथड। आगे हम देखेंगे भाषण विधि, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं में उपयोगी व लाभप्रद होती है, परंतु उच्च कक्षाओं में भी इसके साथ साथ प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो हायर एजुकेशन है हमारी, उच्च कक्षाओं में, ठीक है, यहाँ पे ये विधि लाभप्रद होती है, परंतु उच्च कक्षाओं में भी इसके साथ साथ उत्तर प्रश्न विधि का प्रयोग करना चाहिए। भाई क्वेश्चन आंसर विधि का भी हमें इसके साथ साथ यूज करना चाहिए। सिर्फ व्याख्यान भाषण देते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऊब जाएंगे बच्चे उससे। बीच बीच में हमें क्वेश्चन आंसर पूछते रहना चाहिए। इसमें शिक्षक मौखिक रूप से छात्रों के सामने विषय प्रकट करता है, मतलब मौखिक रूप से जो उसका टॉपिक होता है वो प्रकट करता है। यह प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसमें गुरु आश्रमों में रहकर शिष्यों को उच्च शिक्षा दिया करते थे। ये हमारी बहुत पुरानी टेक्निक है जिसमें जो आश्रमों में यूज की जाती थी, गुरुकुल में, आश्रम में। ठीक है, गुरुजन जो होते थे वो इस तरह का ही व्याख्यान विधि का यूज करते थे। व्याख्यान विधि में शिक्षक अधिक से अधिक सक्रिय रहता है, शिक्षक एक्टिव रहता है, टीचर जो है आपका। यह विधि गणित विषय को छोड़कर सभी विषयों के लिए उपयोगी है। शिक्षक व्याख्यान विधि द्वारा दिए हुए नवीन ज्ञान का मूल्यांकन नहीं कर पाता, सारांश के रूप में पुनरावृत्ति की जाती है। सारांश मतलब लास्ट में हम क्या है, जो हमने टॉपिक पढ़ाया है, जो हमने लेक्चर दिया है उसको पुनरावृत्ति करना, मतलब कि उसके बारे में दोबारा से क्वेश्चन पूछना, बच्चों से उसके बारे में जानने की कोशिश करना कि बच्चों ने जो हमारा लेक्चर था उसके बारे में कितना जाना है, उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। व्याख्यान विधि के पद। व्याख्यान को तैयार करना, शिक्षक नवीनतम सामग्री पत्र पत्रिकाओं, जर्नल, अखबारों वह पुस्तकालयों से एकत्रित करता है। व्याख्यान को प्रस्तुत करना, शिक्षक कक्षा में व्याख्यान देने के लिए, मतलब लेक्चर देने के लिए शिक्षा के नवीनतम यंत्रों का प्रयोग करता है, जो टीचिंग की न्यू टेक्निक्स हैं उनका यूज करता है। व्याख्यान का मूल्यांकन, ठीक है, शिक्षक छात्रों की समस्याओं का समाधान करता है। व्याख्यान विधि के गुण या लाभ देखिए, ये आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से दिया गया है, दिया हुआ है ये क्वेश्चन। आगे हम बुक वाले
बुक में जो जैसे दिया गया है वो भी देखेंगे। व्याख्यान विधि द्वारा अधिक पाठ्य वस्तु को कम समय में दिया जाता है। जो हमारा लेक्चर मेथड है उसमें जो हमारा पाठ्य वस्तु जो टॉपिक बुक में दिया जाता है उसको बिल्कुल सरल भाषा में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि में विचारों का क्रम टूटता नहीं है। यह विधि शिक्षक के लिए सरल है, मतलब इजी है। व्याख्यान विधि के दोष देखिए। व्याख्यान विधि के इस विधि में विद्यार्थी ध्यान नहीं देते क्योंकि यह विधि विद्यार्थी के मस्तिष्क को सोचने का अवसर नहीं देती। क्या होता है कि भाई इसमें टीचर ही एक्टिव रहता है, वो ही भाषण देता रहता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक तरीके से ये बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, उबना शुरू हो जाते हैं, बोर होना शुरू हो जाते हैं। इस विधि में शिक्षक व विद्यार्थी को घर पर अध्ययन अधिक करना पड़ता है। शिक्षक को भी अपना टॉपिक है, जो अपना लेक्चर है वो तैयार करना पड़ता है अच्छे से, और क्या है, बच्चे को भी घर पे जाके इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ना पड़ता है। ये देखिए आपकी बुक में से ये इस तरह से दिया गया है। आपकी बुक में से ही पढ़ोगे ना आप, तो बुक में से भी मैं आपको अच्छे से करवा देती हूँ। भाषण विधि के मुख्य सिद्धांत। भाषण विधि के देख लेते हैं। लेक्चर मेथड। किसी भी विषय के अध्ययन के लिए दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, ज्ञान और अवधारणाओं की प्राप्ति, कुशलताओं तथा अभिरुचियों का विकास। भाषण विधि पहले उद्देश्य की पूर्ति करती है। जो हमने ऊपर देख लिया है कि जो हमारे एम्स हैं, जो हमारे उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उनकी पूर्ति करती है। ऐसी होनी चाहिए। शिक्षा जगत में भाषण पद्धति व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाती है। शिक्षार्थियों द्वारा इस विधि में कड़ी आलोचना होने पर भी इस विधि का किसी न किसी प्रकार से शैक्षणिक संस्थाओं में व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है। भाई हम चाहे जितनी भी आलोचना की है लेक्चर मेथड की, भाई टीचर ही इसमें बोलता रहता है, टीचर ही एक्टिव रहता है, परंतु क्या है, सभी शिक्षण संस्थाओं में लेक्चर मेथड ही यूज किया जाता है। शिक्षण की इस विधि से प्राचीन वातावरण के साथ समायोजन करने की शक्ति आ जाती है। इसके अतिरिक्त यह कहा जा सकता है कि घटनाओं का वास्तविक और प्रभावशाली ज्ञान देने के लिए भाषण विधि सबसे प्राचीन पद्धति है। यह बात अलग है कि भाषण के साथ साथ अध्यापक कुछ सहायक सामग्री क्या होता है, जैसे टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे चार्ट, रेखाकृति आदि का प्रयोग करता है। वही भाषण विधि के साथ साथ अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड आपके पास टीएलएम है तो वो क्या क्रिएट करता है, बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करता है, बच्चे इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। शिक्षा जगत में भाषण पद्धति व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, बिल्कुल। जहां इस विधि के बहुत से लाभ है वहां बहुत सी हानियां भी हैं, और लगभग सभी शिक्षार्थी भाषण पद्धति की कड़ी आलोचना करते हैं। जो स्टूडेंट है उनको वो क्या है, भाषण पद्धति की कड़ी आलोचना करते हैं, परंतु इस पद्धति की कितनी भी आलोचना कर ली जाए फिर भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह हमारी प्राचीनतम पद्धति है। गुरुकुल टाइम से जो हमारे गुरुकुल होते थे, आश्रम होते थे, वहां से चली आ रही है, ठीक है। भाषण विधि के मुख्य सिद्धांत देखिए। इस विधि में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, समय बचाने के लिए किस तरह से यूज करेंगे। पाठ्य पुस्तक पद्धति की तुलना में भाषण विधि में कम समय लगता है। भाई पूरी पाठ्य पुस्तक को पढ़ के जब हम पढ़ाना शुरू करें, एक एक चीज को समझाएं, वहां पे क्या है, हमने टॉपिक को पढ़ा, अपना लेक्चर तैयार किया और उसको डिलीवर कर दिया। उसमें क्या होता है, टाइम बचता है। कई बार ऐसे अवसर आ जाते हैं कि छात्रों को समय बचाने की आवश्यकता पड़े। भाषण पद्धति के द्वारा छात्रों का समय बचाया जा सकता है। भाषण द्वारा इस समय में पर्याप्त विषय वस्तु प्रस्तुत की जा सकती है, जिससे समय की बचत होती है, ठीक है। भाषण के द्वारा, लेक्चर मेथड के द्वारा ही जो हमारा टॉपिक है वो बता दिया जाता है, उसके मेन पॉइंट्स, और क्या है, उससे समय की बचत होती है। पुनर्निरीक्षण के लिए अध्यापक भाषण द्वारा किसी अध्याय के मुख्य पहलुओं का सार बताकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकता है और विषय का पुनर्निरीक्षण कर सकता है। संक्षिप्तीकरण के लिए कई बार विषय वस्तु की व्यापकता देखकर छात्र घबरा जाते हैं। भाई विषय वस्तु जो हमारा टॉपिक है वो इतना बड़ा होता है कि बच्चे घबरा जाते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, टफ है, समझ में नहीं आ रहा, और बुक में ऐसी लैंग्वेज है कि हमें याद ही नहीं हो पा रही, समझ ही नहीं पा रहे। इसलिए आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि संपूर्ण विषय वस्तु संक्षिप्त रूप में छात्रों के सम्मुख उपस्थित की जाए, ठीक है।
उसमें क्या है मतलब संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने का मतलब है अच्छे से उस टॉपिक को तैयार करके वो पूरा समझ में भी आए बच्चों को और कम से कम शब्दों में उसको बताया जाए। यह कार्य भाषण विधि द्वारा सरलता पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। भाषण को सुनने के पश्चात जब छात्र पुस्तक पढ़ते, जब आपको एक टॉपिक के बारे में लेक्चर के माध्यम से बता दिया, फिर आप जब उस टॉपिक को पढ़ते हो तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाता है, उनका अध्याय अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है, मतलब अर्थपूर्ण मतलब समझ में आ जाता है। फिर देखिए विद्यार्थियों को योजनाओं या क्रियाओं को हाथ में लेने के लिए तैयार करना। जब भी विद्यार्थियों का समूह किसी योजना या क्रिया को हाथ में लेता है तो उचित मतलब किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उचित होगा कि अध्यापक उन्हें एक औपचारिक भाषण दे, अनौपचारिक भाषण दे, मतलब कि एक बार किसी प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले उसके बारे में एक लेक्चर दिया जाए, बताया जाए छोटा सा थोड़ी देर के लिए। इस विषय के बारे में सामग्री ढूंढने में उनके समय व शक्ति की अपव्यय रुक जाता है, मतलब कि उनका टाइम की बचत होती है, इधर उधर भटकाव नहीं होता छात्रों में। गृह कार्य देने के लिए अध्यापक को गृह कार्य देते समय भाषण का प्रयोग कर लेना चाहिए। जो कुछ गृह कार्य दिया जाए उसकी उपयोगिता, उस गृह कार्य को किस प्रकार से किया जाए आदि पर छोटा सा भाषण देना अच्छा रहता है कि भाई बच्चों को एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक दिशा मिल जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि 16 नंबर में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, इस पे छोटा सा लेक्चर दे दिया कि इस तरह से आप डायग्राम बनाना, इस तरह से क्या है एक दिशा मिल जाती है। प्रेरणा प्रदान करने के लिए जब भी कक्षा में एक नया विषय आरंभ किया जाता है वे अध्यापक भाषण द्वारा इसके कुछ पहलुओं को प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थियों के सामने पेश कर सकता है। मतलब जो टीचर होता है हमारा, जो भी हमारा नया विषय है, टॉपिक है, उसके बारे में पहले एक छोटा सा लेक्चर दो, बच्चों को मोटिवेट करो, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करो। ठीक है, ताकि उसकी जिज्ञासा शांत की जाए, ताकि बच्चों की जो जिज्ञासाएं हैं, जो क्यूरियोसिटी है, उनको शांत किया जा सके। इससे छात्रों को जब विषय वस्तु प्रस्तुत की जाएगी तो उन्हें समझने में सुविधा होगी। तो अगर जब हम बच्चे का इंटरेस्ट बना देते हैं अपने टॉपिक के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति, तो क्या है बच्चे को समझ में आने लगता है, समझने में आसानी होने मतलब इजी हो जाता है उसको समझना। प्रेरणा प्रदान करने के लिए जान चुके हैं हम। अतिरिक्त विषय वस्तु प्रस्तुत करने के लिए यदि विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई वस्तु के अतिरिक्त और सामग्री चाहते हैं, भाई इससे अलग और सामग्री चाहते हैं, जैसे मैं आपको पीडीएफ दिखाती हूँ, ठीक है, उससे जुड़ी चार्ट या कोई पिक्चर दिखाती हूँ, तो भाषण पद्धति इसके लिए सबसे उत्तम साधन है। इसी प्रकार कभी कभी पुस्तकों में किसी विषय से संबंधित जानकारी अत्यंत संक्षिप्त या गलत होती है। यहाँ भाषण विधि बहुत काम आ सकती है। अध्यापक के व्यक्तिगत अनुभव विद्यार्थियों के सामने यदि भाषण द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस द्वारा हम लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे उसमें क्या होता है इंटरेस्ट लेते हैं। एक चीज को एक सिर्फ पढ़ते जाना, एक इंटरेस्ट के साथ सुनना, जब हम सुनते हैं तो वो चीजें हमें जल्दी याद होती हैं, परंतु शर्त यह है कि अध्यापक को उन अनुभवों को प्रस्तुत करना आता हो। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना आता हो, प्रेजेंट करना आता हो। अच्छे अधिगम के लिए बहुत आवश्यक है कि अध्यापक को पता हो कि पाठ्य पुस्तक से भी आगे क्या सामग्री है जिसे वह विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत कर सके। स्पष्ट करने के लिए किसी भी पाठ में कुछ ऐसे पहलू भी हो सकते हैं जिनको समझने में लगभग सभी छात्र कठिनाई अनुभव करते हैं। भाई कुछ ऐसे टॉपिक भी, ऐसी चीजें भी आ जाती है जो समझने में दिक्कत आती है बच्चों को। इसी प्रकार पाठ में कुछ तकनीकी शब्द हो सकते हैं, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका मीनिंग नहीं पता होता, जो याद करने बहुत मुश्किल होते हैं, जिनके बारे में विद्यार्थियों को कुछ नहीं पता होता, परंतु बहुत से सिद्धांतों को भी विद्यार्थी अपने आप में स्पष्ट तौर पर नहीं समझ सकते। भाषण पद्धति द्वारा अध्यापक, भाषण पद्धति में क्या होता है, लेक्चर मेथड में क्या होता है, बिल्कुल इजी वर्ड का हम यूज करते हैं, इजी वे में समझाते हैं बच्चों को। भाषण पद्धति द्वारा अध्यापक इन तकनीकों, शब्दों और सिद्धांतों आदि को स्पष्ट कर सकता है। विद्यार्थियों का मूल्यवान समय अध्यापक के कुछ मिनटों के भाषण से बच जाता है, आपकी टाइम की बचत होती है।
लाभ देखिए, भाषण विधि के लाभ क्या है। यह विधि कम खर्चीली है। आधुनिक युग में कक्षाओं का आकार बड़ा बनता जा रहा है, इसलिए अधिक छात्रों वाली कक्षाओं में निर्देशन की यही एक व्यवहारिक विधि रह गई है। भारत एक निर्धन देश है, मतलब के बच्चे एक क्लास में चाहे कितने भी बच्चे हों, भाषण विधि वहां पे उपयोगी होगी। मतलब खर्चीली कम है। भारत एक निर्धन देश है। धन की कमी और साज सज्जा के अभाव के कारण छोटी श्रेणियां नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, अलग अलग से सेक्शन नहीं बांटे जा सकते। आज जब साक्षरता पर अधिक बल दिया जा रहा है, इस विधि के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। भाई जितने भी एक क्लास में चाहे कितने भी स्टूडेंट क्यों ना आ जाए, एक लेक्चर मेथड वहां पे यूज किया जा सकता है। अगर हम ये चीज है कि भाई पैसों की कमी, जो हमारा देश है पैसों की कमी के कारण अलग अलग से हम छोटी छोटी श्रेणियों में तो बांट नहीं सकते, अलग अलग से सेक्शन नहीं बना सकते, तो वहां पे क्या होता है, लेक्चर मेथड अच्छे से काम आता है। इस विधि में अध्यापक कक्षा में पूरी तैयारी करके आता है। यदि जो उसका टॉपिक है उससे रिलेटेड वो सभी जानकारियां जुटाकर अच्छे से अपना टॉपिक तैयार करके आता है। यदि अध्यापक ने भाषण की अच्छी तैयारी की है और कक्षा में इसे प्रभावशाली तरीके से पढ़ाया है, तो कक्षा का काफी समय बच जाता है। जब अध्यापक पाठ की पूरी तरह तैयारी करता है तो बालकों पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि अध्यापक ने अपने भाषण के प्रति जोश, रोचकता, मतलब उसके अंदर जोश होना चाहिए, इसका प्रभाव विद्यार्थियों पर ही पड़ेगा। इनमें से मेहनत करने की भावना जागृत होगी। बच्चों में क्या होगा, जो भी आपके टॉपिक में बुक में दे रखा है कि आज जब हम लेक्चर तैयार करते हैं तो क्या होता है कि बुक से भी हटके हम 2-3 चीजें और उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, जो अपडेट हुई है उस टॉपिक से रिलेटेड ये चीजें बताएंगे तो बच्चे क्या होंगे, बच्चों के अंदर भी मेहनत करने की भावना जागृत होगी। ठीक है भाई, हम भी अच्छे से तैयार करें इस चीज को। अध्यापक और छात्रों में सीधा संपर्क। भाषण विधि में अध्यापक छात्रों के सीधे संपर्क में आता है, इसलिए भाषण देते समय विषय वस्तु को अपनी व्याख्या हाव भाव आदि के द्वारा स्पष्ट करता है। कई बार हाव भाव मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, टीचर की, और अपने हाव भाव, पूरे हाव भाव के साथ इसको स्पष्ट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। कई बार अध्यापक भाषण देते हुए अपनी आवाज, संकेत, चेहरे के हाव भाव, एक सजीवता उसमें आ जाती है, अपने टॉपिक में डाल देते हैं, द्वारा हाव भाव द्वारा कक्षा में अपनी बातचीत को अधिक प्रभावशाली तरीके से बता सकता है। अध्यापक द्वारा बोले गए शब्दों में उनके व्यक्तित्व की गर्मी आ जाती है। ठीक है भाई, सीधा संपर्क होता है इसमें बच्चों का और टीचर का। जहां भी दिक्कत हो वहीं पे बच्चे पूछ सकते हैं, जहां भी डाउट हो। छात्रों पर नियंत्रण, क्योंकि अध्यापक और छात्रों में सीधा संपर्क होता है, इसलिए अध्यापक छात्रों में अपने ध्यान और देखरेख में रख सकता है। वह विद्यार्थियों को भटकने नहीं देता। भाई जहां कहीं भी दिक्कत टीचर को लगेगा कि बच्चे में भटकाव आ रहा है, इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, तो वहीं पे वो टोक देगा, क्योंकि वहां पे क्या है, सीधा संपर्क हो रहा है। पाठ में मुख्य बिंदुओं पर छात्रों का ध्यान लगा रहता है। जो मेन पॉइंट्स हैं हमारे टॉपिक के, हमारे लेसन के, वहां पर बच्चों का ध्यान लगा रहता है। एकाग्रता की शक्ति का विकास देखिए, इस विधि में छात्रों में एकाग्रता की शक्ति का विकास होता है, कंसंट्रेशन का डेवलप होती है। इसमें अध्यापक विषय वस्तु पर विचार करते हैं और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना सीखते हैं। अधिक बुद्धि वाले छात्रों के लिए विधि बहुत उपयुक्त है, मतलब जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिक बुद्धि वाले छात्रों का भाषण विधि प्रेरणा देती है, मतलब उनको मोटिवेट करती है। अध्यापक की तरह वह भी रेफरेंस बुक और सहायक सामग्री प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। ठीक है, वह भी अपने आप से उन टॉपिक में से नई नई चीजों का निर्माण करेंगे। यह विधि छात्रों को सतर्क रखती है। एक प्रतिभाशाली अध्यापक अपने भाषण के बीच कई बार छात्रों से प्रश्न पूछकर उसे सतर्क रख सकता है। मतलब के भाषण जब लेक्चर दिया जाता है तो उसमें अगर हम बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगे, बच्चे वहां पे एक्टिव रहेंगे कि भाई हमसे कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें ध्यान से सुनना है। समसामयिक घटनाओं के लिए लाभप्रद, जो करंट अफेयर होते हैं उनके लिए यूजफुल है। सामाजिक अध्ययन में समसामयिक घटनाओं का समावेश होता है। हो सकता है कि पाठ्य पुस्तक में उसका जिक्र न हो,
ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया, हो सकता है कई चीजें बुक में अपडेट ना हुई हो, पहले वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, तो वहां पे क्या होता है, अध्यापक भाषण द्वारा इन घटनाओं पर प्रकाश डाल सकता है, क्योंकि उसने अपना जो लेक्चर है अच्छे से तैयार किया हुआ है अगर, तो वो क्या है, पूरी तरह से अपडेट होगा और वहां पे नई चीजों को इसमें जोड़ सकता है। प्रश्नोत्तरी विधि की सीमाएं, कुछ विषय वस्तु कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए अन्य विद्यार्थियों जैसे प्रश्नोत्तर विधि आदि उपयोगी सिद्ध नहीं होती। वातावरण की सजीवता कथन द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती। अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण को समझने के लिए कथन द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है वह प्रश्न पूछकर नहीं किया जा सकता। ठीक है। समय की बचत, भाषण के माध्यम से अध्यापक बहुत सी जटिल बातों को अल्प समय में बता सकता है। बहुत सी जो टफ चीजें होती हैं हमारे टॉपिक में, उनको छोटे बहुत कम समय में बता सकता है भाषण विधि के द्वारा, लेक्चर मेथड के द्वारा। उदाहरण के तौर पर मुद्रास्फीति या अवमूल्यन ऐसे पद है जिन्हें भाषण के द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। दूसरी विधियों से भी किसी तथ्य की साधारण सी जानकारी के लिए खोज व अन्वेषण की लंबी प्रक्रिया में लगने से समय की बचत की जा सकती है। वही कुछ टॉपिक का कहने का मतलब यही है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो भाषण विधि द्वारा अगर समझाए जाए तो हमारे टाइम की बचत होती है। ठीक है, ये तो थे गुण लेक्चर मेथड के। भाषण विधि के दोष, कमियां या अवगुण देखिए। डिमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड, भाषण विधि को यदि ठीक प्रयोग किया, भाषण विधि का अगर ठीक प्रयोग किया जाए तो यह बहुत अच्छी विधि मानी जा सकती है, परंतु विद्यालयों में इसका दुरुपयोग होने के कारण शैक्षणिक प्रणाली में अच्छी विधि नहीं मानी जाती। इस विधि में देखिए क्या दोष है। यह भी स्कूल स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है, स्कूल लेवल के लिए उपयुक्त नहीं है, कॉलेज लेवल के लिए ठीक है, वहां पे बच्चे समझ सकते हैं, ठीक है, सुन सुन के टीचर की बातों पे ध्यान देके उनसे तर्क वितर्क करके करते हैं। स्कूल लेवल पे ये भाई क्या है, काम नहीं करेगी। यह विधि स्कूल स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। कुछ शिक्षार्थियों का मत है कि स्कूल के बालकों में परिपक्वता कम होने के कारण, मैच्योरिटी कम होती है स्कूल लेवल के बच्चों में, कम होने के कारण इस स्तर पर यह विधि उपयुक्त नहीं है। वो क्या करेंगे, वो सिर्फ सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकालते जाएंगे, वो ध्यान नहीं देंगे उसको, उस पे। उनका यह मत है कि विधि उनकी पहुंच के ऊपर है, उनके जो मानसिक लेवल है, जो मेंटल लेवल है, उससे ऊपर है ये। कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर जहाँ विद्यार्थियों में परिपक्वता अधिक है, कॉलेज के जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, वहां तो विधि उपयुक्त है, परंतु स्कूल लेवल पर नहीं है। भारतीय वातावरण में अनुकूल नहीं, यह विधि वही सफल हो सकती है जहां अध्यापक उच्च कोटि के ज्ञान वाले, ठीक है, अच्छी नॉलेज हो जहाँ पे टीचर को, क्योंकि भाई जिसको अच्छी नॉलेज होगा वो अपना अच्छे से लेक्चर तैयार करेगा, अच्छे से जो भी जानकारियां उसे मिलेगी वो अच्छे से उनको जुटा के तैयार करके लेके आएगा। प्रशिक्षित व परिपक्वता हो, अच्छी क्वालिफिकेशन हो, अच्छी मतलब भाषण देने का अच्छा ज्ञान हो। अध्यापक के साथ साथ छात्र भी अनुशासित होना चाहिए। छात्र के अधिकतर स्कूलों में न तो उच्च कोटि के अध्यापक उपलब्ध हैं और न ही छात्रों के अनुशासन देखने को मिलता है। भाई न ही छात्रों में अनुशासन देखने को मिलता है और न ही उच्च कोटि के अध्यापक हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसलिए इन दशाओं में यह विधि उपयुक्त नहीं है। ठीक है, लगभग 45 मिनट तक अपने रोचक भाषण से अध्यापक अपनी श्रेणी को बांध के रखे, ऐसे अध्यापक कितने मिलेंगे। मतलब अपने जो लेक्चर को इंटरेस्टिंग बना सके, बच्चों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, खींच सके, नए नए टॉपिक उसमें जोड़ सके, ऐसे अध्यापक कितने मिलेंगे, क्योंकि इन सब के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, नई नई जानकारियां जुटानी पड़ती है, तो इतनी मेहनत कोई करके खुश नहीं है। अनर्गल बातों से भाषण का अरुचिकर बन जाना, इधर उधर की बातों से जो है हमारा लेक्चर मेथड क्या होता है, अरुचिकर बन जाता है। बहुत से अध्यापक अपने भाषण के दौरान इधर उधर की बातें हाँकने में बहुत सा समय बर्बाद कर देते हैं, और ऐसा विशेषकर वे अध्यापक करते हैं जिनकी विषय पर पकड़ बहुत कम होती है, जिसको अपने जो उनका सब्जेक्ट है उनमें महारत हासिल नहीं होता, उसमें बहुत कम पकड़ होती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी 45 मिनट को लगाने के लिए इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। इस विधि में अध्यापक को असंगत बातों पर मतलब अध्यापक की असंगत बातों का विद्यार्थियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये इसके थे दोष।
आगे भी है। यह विधि केवल पाठ्य पुस्तक को ही विकल्प बनकर रह जाती है, पाठ्य पुस्तक का ही विकल्प बनकर रह जाती है। हमारे अध्यापक इस विधि के प्रयोग करने में अनुभवी नहीं है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। केवल कुछ ही ऐसे अध्यापक देखने में आते हैं जो कई पुस्तकों में भाषण के लिए सामग्री इकट्ठी करते हैं, भाई मेहनत करते हैं। अधिकतर अध्यापक तो केवल एक ही पुस्तक के आधार पर बनाकर भाषण तैयार कर लेते हैं, मतलब जो टॉपिक बुक में दिया है वैसा वैसा का वैसा बच्चों के सामने डिलीवर कर दिया, बात खत्म। उसने अपनी जो है 45 मिनट को लगा दिया और बच्चों को जैसा समझ में आया ठीक है, नहीं आया ठीक है। इसलिए भाषण विधि केवल पाठ्य पुस्तक का ही विकल्प बनकर रह जाती है। अगर हाँ मेहनती है अध्यापक, भाई उससे रिलेटेड नेट से, ठीक है, कोई किसी और माध्यम से वो जानकारी इकट्ठी करके लेके आता है, अपना अच्छे से लेक्चर तैयार करता है, तो बात अलग है। इस विधि में छात्रों की पक्की पकाई तैयार सामग्री मिल जाती है। छात्रों को क्या होता है, पक्की पकाई तैयार सामग्री मिल जाती है। इस विधि में छात्रों को अध्यापक द्वारा तैयार सामग्री मिलती है, उन्हें क्रियाओं द्वारा अधिगम का कोई अवसर नहीं मिलता, खुद करके सीखने का कोई अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार वे बनावटी अधिगम पर निर्भर रहने लगते हैं। ठीक है भाई, एक बनावटी आर्टिफिशियल लर्निंग हो जाती है उनकी। कक्षा का वातावरण नीरस बन जाता है। यदि इस पत्ती को दूसरी पत्तियों के साथ प्रयोग नहीं किया जाता तो वह विद्यार्थी के लिए नीरस और बोझिल बन जाती है। कि भाई बच्चे को ये लगता है चलो भाई हमें तो 45 मिनट का लेक्चर सुनना ही सुनना है, उसको हम अगर इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे, अच्छे से उसमें के बीच में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उससे रिलेटेड हम टीएलएम नहीं लेके आएंगे, तो वो क्या है, बोझिल बन जाएगी, नीरस हो जाएगी। अमनोवैज्ञानिक देखिए, क्योंकि इस विधि में क्रियाओं द्वारा ज्ञान का अभाव है, ठीक है, इसलिए यह विधि अमनोवैज्ञानिक है। इस विधि में छात्रों को पाठ्य सामग्री से संगठित करने का भी अवसर नहीं मिलता, इसलिए उनके विकास में बाधा पड़ती है। अध्यापक का पांडित्य प्रदर्शन करने का यत्न। पांडित्य प्रदर्शन क्या है कि भाषण विधि में अध्यापक प्राय सवय को पंडित प्रदर्शित करता है, भाई मुझे ही इस चीज का ज्यादा ज्ञान है, ठीक है, ये होता है पांडित्य प्रदर्शन। ऐसा करके पाठ को जानबूझकर वह क्रिटिकल बना देता है, मतलब कठिन बना देता है कि भाई मुझे इस चीज की अच्छी जानकारी, मुझे ही पता है, आपके बस की बात नहीं है और ये बहुत मुश्किल चीज है, और इसलिए वो क्या करता है, बहुत ज्यादा कठिन बना देता है। और सबसे अच्छा जो टीचर होता है वो आपको कैसे पढ़ाएगा, बिल्कुल इजी वे में, इजी वर्ड यूज करेगा, इजी लैंग्वेज यूज करेगा। तो वहां पे क्या होता है, इस कारण जानबूझकर वह कठिन बना देता है। इस कारण छात्रों की बहुत कम इस कारण क्या है, छात्रों को बहुत कम समझ में आता है। ये थी इसकी दोष। ये था आज का हमारा लेक्चर मेथड। हेलो, यस मैम। हाँ जी, यस समझ में आया? मैम। यस मैम। मैम हाँ जी बोलो।